यस अंकित आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए अंकित। थैंक यू सर। अंकित अपने बारे में संक्षेप में हम लोगों को बताइए। सर मेरा नाम अंकित है, मैं गांव के एनटी से संबंध रखता हूँ और मैं हरियाणा राज्य से संबंधित हूँ। मैंने मेरे 10वीं तक की पढ़ाई मेरे गांव से की। उसके बाद सर मैंने मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की। मेरे को गज़लें सुनने और क्रिकेट देखने का शौक है। आपने लिखा है कि गजल सुनने का आपको शौक है। यस। तो भारतीय गजल सिंगर कौन सा आपको इम्प्रेस करता है और भारत के बाहर का कौन है? सर भारतीय सिंगर मेरे को श्री जगजीत सिंह इम्प्रेस करते हैं और भारत के बाहर का सर पाकिस्तानी गजल सिंगर है सर श्री नुसरत फतेह अली खान। तो ये बताइए कि ये गजल्स और शायरियों का दौर जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता चला जा रहा है और बॉलीवुड सॉन्ग्स और वेस्टर्न जो है म्यूजिक वो थोड़ी हावी होती जा रही है, रैप एंड ये सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब कल्चरली मतलब हमें इसका नुकसान होगा? तो क्या आप समझते हैं कि इसको प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? सर इसके प्रमोशन के लिए सर जो मुशायरे होते हैं सर हमें उनको रिवाइव करना पड़ेगा। जैसे हम 20वीं सदी के समय में होता है सर, उसको हमें रिवाइव करना पड़ेगा। और जो एक हॉबीज़ है, इसको हॉबीज़ के तौर पे मतलब बच्चों में जो कंपैशन डेवलप होता है गज़ल से सर, तो मेरे को लगता है कि तो इसको रिवाइव करना चाहिए। और गज़ल सिंगर को सर इंसेंटिव नहीं मिल पाता सर। गज़ल सिंगर है उनको पे वर्क का इशू रहता है सर, तो एक वो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा सर। आप हरियाणा से हैं, ये बताइए आप जींद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं और वहाँ पानी की कमी की वजह से फार्मर्स एजिटेट करने लगते हैं और आपके कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दे देते हैं। अब आप बताइए कि उनकी डिमांड ये है कि साहब जब तक हमें जो डार्क जोन्स में पानी निकालने की इजाजत नहीं आप देंगे, आप जानते हैं डार्क जोन, तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। अब आप बताइए क्या करें? सर मैं सबसे पहले परसुएशन की टेक्निक को अपनाऊंगा सर। उनको सर डार्क जोन के जो बोल रहे हैं कि इससे पानी निकालने की हमें अनुमति दो सर, मैं उनको नुकसान के बारे में बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान क्या है सर। उसके बाद सर मैं उनको बताऊंगा कि जो मोनोक्रोपिंग की वजह से डार्क जोन डेवलप हो रहे हैं, इसको सर इसका इन्वायरमेंटली और एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर लॉन्ग टर्म में। तो मैं उनको परसुएड करूंगा और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की साइड उनको सर समझाऊंगा कि इससे आपका बेनिफिट है सर। और वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर कंजर्वेशन जो टेक्निक्स हैं सर, उनके रिगार्डिंग सर मैं बताऊंगा। जो अभी स्प्रिंकलर इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है सर, उनके बेनिफिट के बारे में बताऊंगा और उनको प्रमोट करने के लिए सर उनसे आग्रह करूंगा। मुझे बताओ, आप एनवायरमेंटल साइंसेज में आपने पढ़ा है, तो भारत में आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बीच में हमेशा एक युद्ध रहा है ना? तो भारत की ओवरऑल आपके पॉलिसी मेकिंग में आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट अभी भी भारत में विकास को अवरुद्ध कर रहा है? प्रायः देखने में आया है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में बहुत प्रोजेक्ट्स पड़े रहते हैं और वो हर दूसरे मंत्रालय कहते हैं कि साहब हमें इसकी जल्दी दो, और महीनों सालों। तो उस परिप्रेक्ष्य में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या एनवायरमेंटल को हमें, और क्लाइमेट चेंज एक और आ गया, तो क्या हम अपनी जिंदगी की क्वालिटी को ज़्यादा नेचुरल तरीके से जो होती है ज़िंदगी उसको ज़्यादा तवज्जो दें, या हमारे जो फिजिकल कंफर्ट है और डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं उसमें करें? हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस? सर हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में। हम सिर्फ नेचुरल वे ऑफ लाइफ पे भी नहीं रह सकते और सिर्फ हम मटेरियल बेस्ड ऑफ लाइफ पे भी हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो सर मैं उन दोनों का सर समावेशन ही मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। और जो हमारी सरकार है सर उस चीज़ को प्रमोट भी कर रही है। क्लाइमेट चेंज या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में सर सरकार द्वारा कदम भी उठाए गए हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो SDG इंडेक्स है सर,
हमारी सरकार सर उसको अचीव करने के लिए अच्छा काम कर रही है सर। Thank you. जी। सो अंकित, भोपाल गैस ट्रेजेडी Yes, sir. happened many years back. How long back it was? Sir, it was around 40 years ago, 1984. Very recently, it has again come in news. What is the reason? Sorry, sir, I'm not aware about it. Hmm? I'm not aware. Okay. This Bhopal gas tragedy led to number of litigations. Yes, sir. Litigations means court cases. Yes, sir. How these court cases ended? Sorry, sir. इसका Hmm? ज्ञान नहीं है, sir. And anything to on environmental control, environmental pollution. Do you know any court cases? सर एक एमसी मेहता वाद आया था सर, जो गंगा नदी में जो प्रदूषण है सर उससे संबंधित है सर। बट आई थिंक जो ये है एमसी मेहता है, ये तो बहुत से केसेस इन्होंने लड़े हैं पॉल्यूशन कंट्रोल पर। कुछ और केस बता सकते हैं गंगा नदी को छोड़ के? सॉरी सर, याद नहीं सर। अच्छा, तो जो खेती है, खेती में अगर मेरे को इनकम दुगनी करनी है तो कुछ तो प्रयत्न जो है सरकार भी कर रही है, पर अगर आप खेती करते हैं तो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? सर अगर मैं खेती करता हूँ तो मेरी इनकम को बढ़ाने के लिए सर सबसे पहले मैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे जाऊंगा सर। फिर सर मैं ट्राई करूंगा कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या करेंगे? सर फसलों का विविधीकरण, जिससे नहीं अभी जैसे क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे? सर अभी हम सिर्फ मोनोक्रॉपिंग ले रहे हैं, जैसे हम खरीफ के टाइम पे सिर्फ हम राइस का उत्पादन कर रहे हैं। मतलब पूरे साल में केवल एक फसल लेते हैं चावल की? नहीं सर, जो सीजन में सिर्फ एक फसल लेते हैं। अब जैसे एक सीजन में एक फसल लेते हैं। ओके, एक खेत में एक सीजन में एक फसल लेते हैं। तो सबसे पहले चावल का, अर्थात उसी चावल के खेत में और क्या बो सकते हैं? सर उसके चावल की जगह सर हम सरसों उगा सकते हैं। तो तो मोनोक्रॉपिंग सर चावल की जगह उगाएंगे ना चावल के साथ उगाएंगे? सर चावल के साथ नहीं सर, जैसे सरसों और बाजरा, इसको सरसों को कपास को मिक्स कर सकते हैं सर, कपास और दूसरी फसलों को सर। जब चावल उगाएंगे उस समय तो सरसों नहीं उगेगी? उस समय नहीं उगेगी सर, मैं अलग जैसे नेक्स्ट सीजन में सर जो अगला सीजन आएगा सर उसमें चावल की जगह दूसरी फसल उगा सकते हैं सर। तो वो कहाँ इनकम, एक सीजन में एक फसल उगा रहे हैं आप, तो फर्क कहाँ आया? सर उसका जो बार बार जो हम उगा रहे हैं सर, जैसे चावल से सर जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है सर फसल से संबंधित सर, वो उसमें कमी आ रही है, जिसकी वजह से सर उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा हम केमिकल फर्टिलाइजर है सर उसका यूज कर रहे हैं सर। उसकी वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है। फिर उसका जो पेस्टिसाइड का यूज है सर, वेरिसाइड है सर, उनकी वजह से जो इनपुट कॉस्ट है सर वो बढ़ रही है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की साइड जाएंगे तो अच्छा, हिस्ट्री में हमको एक डायनेस्टी बताइए जिसने मुगल वंश के मुकाबले में ज्यादा समय तक राज्य किया हो। सॉरी सर, याद नहीं। ओके, हिस्ट्री ओवरऑल हिस्ट्री में सर हम भारतीय, हम लोग तो जब आपका ऑप्शनल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो भारतीय जो हिस्ट्री है उसी में बात करते हैं। सॉरी सर। ओके सर। आप हरियाणा से ही हैं? हाँ, आप ये बताइए, ये हमारे देश में दो चीजें हैं उत्तर में, एक है LOC, एक है LAC, है ना? लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इनमें फर्क क्या है? उस दोनों को LOC कह सकते हैं या दोनों को LAC कह देते हैं? सर जो LOC है सर, जो भारत और पाकिस्तान का जो सर जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है सर, उसके रिगार्डिंग है सर, जो माउंटबेटन जो हमारा जो रेड क्लिफ कमीशन था सर उसने बनाया था। LOC किसने बनाई? जो 1971 में जो वॉर हुआ था सर, उसके बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो बात आई थी सर, आई थी वहां से LOC का उद्गम है सर। आप कुछ रेड क्लिफ टाइप का कुछ? रेड क्लिफ सर जो पार्टीशन के रिगार्डिंग जो बंटवारा हुआ था उसके रिगार्डिंग तो ये तो LOC उसने बनाई? नहीं सर, LOC नहीं बनाई। तो LOC, हाँ तो अच्छा है, चलिए। हाँ, जो LAC सर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है सर, वो भारत और चाइना के संबंध में जो सर बॉर्डर को डिवाइड करते हैं सर, लाइन से आई है सर।
वहां से इनको फर्क मतलब दोनों को एलओसी क्यों नहीं कहते, या दोनों को एलएसी कहना चाहिए? तो सॉरी सर, इसका आइडिया ना आइडिया नहीं। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज ये बताइए, हमारे एक और भी हुआ, हम भारत को पहले हम कहते थे हम नॉन अलाइंड है, यस कहते थे ना नॉन अलाइंड, हम किसी से मतलब नहीं रखते अपना हिसाब। तो आजकल भी हम क्या नॉन अलाइंड हैं आजकल? सर हम आज भी नॉन अलाइंड है हम, लेकिन जो हमारे जो क्वेड है या फिर उसका जो सर, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम किसी देश के साथ या किसी देश की पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे जो सर नेशनल इंटरेस्ट में सर हम उसी को प्रमोट कर रहे हैं। या फिर जब हमारी नॉन अलाइनमेंट की बात करते तो G77 का समूह हो गया या फिर जो नॉन अलाइन मूवमेंट के सदस्य हैं, तो हम उसमें भी जो हमारे जो इंटरेस्ट है या जो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट है सर, हमने उन देशों के साथ ही एक पार्टनरशिप की थी जो हमारे जिनके साथ हमारे वो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन हम क्वेड में तो हम उनके साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं क्वेड में, है ना? यस सर। तो उसमें तो वो कहते भी हैं कि चाइना के खिलाफ हमने बनाया है, तो चाइना के खिलाफ हो गया मामला, तो नॉन अलाइंड कैसे हो गया? अगर क्वेड में अगर हम हैं तो फिर नॉन अलाइंड कैसे रहे? सर इसकी कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है कि हमने क्वेड को चाइना के अगेंस्ट बनाया है। अगर अच्छा। चाइना के साथ बात करें तो हम ब्रिक्स और एससीओ के मेंबर हैं सर, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते क्वेड को सिर्फ हमने चाइना को टारगेट करने के लिए। अच्छा, एक चीज और बताया, हमारे देश में एक और समस्या चली आ रही है, वो है रोहिंग्याज की समस्या। यस सर। रोहिंग्याज की समस्या, आपको क्या लगता है ये रोहिंग्याज को हमको नागरिकता दे देनी चाहिए या इनको नहीं देनी चाहिए? सर जो रोहिंग्याज का मुद्दा है सर, जो उसके जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ विवाद चल रहा है या फिर हम आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं सर बांग्लादेश को। अगर किसी देश के दूसरे देश में जो ये बांग्लादेश से आए हुए हैं ना रोहिंग्या? सर ये म्यांमार से बांग्लादेश में आए सर, बांग्लादेश से फिर बांग्लादेश से म्यांमार से सर इंडिया में आए हैं। तो फिर अब ये तो बेचारे मतलब इनको परेशानी में आए हैं इंडिया में, तो इनको हमें नागरिकता देनी चाहिए? सर जो हमारे पहले इंटरनल सिक्योरिटी क्या हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, और जो हमारे इंटरनल रिसोर्सेज है सर, वो अगर अवेलेबल है या फिर सर वो अलाउ करते हैं, तो सर आपका अपना विचार क्या है, अलाउ करते हैं हमारे रिसोर्स? नहीं सर, मेरे को लगता भी आपको लगता है नहीं दे, मतलब आपको इसकी उसमें नहीं है। अच्छा, इसी सिलसिले में एक और चीज है, वो है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है ना, बन गया है, उसके रूल्स अभी बनने बाकी हैं। तो वो उसमें क्या है, उसमें तो हम नागरिकता दे रहे हैं। यस सर। तो सर उसमें जो उसमें माइनॉरिटी किनको दे रहे हैं नागरिकता? उसमें सर हम मुस्लिम्स को छोड़ के सर जो हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है सर, तो मुस्लिम्स को भी देनी चाहिए। सर अगर कोई मेजॉरिटी रिलीजन मेजोरिटेरियन जो रिलीजन है सर, अगर उसमें माइनॉरिटीज का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो मेरे को लगता है उसमें हमें देनी चाहिए सर। मेजोरिटेरियन रिलीजन का मतलब क्या है? सर किसी भी देश में कोई भी रिलीजन का मेजोरिटी में सर, हाँ, उसका तो प्रोसिक्यूशन तो कहाँ हो रहा है, किसके कहाँ CA किस किस देश के लिए बना हुआ है? सर CA बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए बना हुआ है सर। तो यहाँ तो जो पाकिस्तान में अहमदियाज हैं, कादियानीज हैं, शियाज हैं, तो उन पे भी तो अत्याचार हो रहा है, वगैरह इन पे भी अत्याचार हो रहा है, तो इनको भी आप दो नागरिकता, मतलब CA में। तो क्यों ना दे, क्यों दे हम या क्यों ना दे? आपका क्या विचार है? सर मेरा विचार ये है कि अगर हमें अपने इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल रिसोर्सेज को ही ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद सर हम। आप ये बताइए कि ये मेन भारत सरकार का मेन उद्देश्य इस मामले में क्या है? किनको नागरिकता, किन देशों से, जिन देशों का आपने सही नाम दिया है, किस आधार पे मुसलमानों को छोड़ा गया है? सर अभी मेरे को बात ये आपको। अच्छा, दूसरी बात एक और बताइए आप, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी बात चल रही है। यस सर। ये भारत में भी लागू है? नहीं सर, भारत में सर सिर्फ अभी तक गोवा राज्य में लागू है। गोवा राज्य में लागू, और कहीं लागू नहीं। तो ये लागू होना चाहिए पूरे भारत में? सर अभी जो लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट है, तो उसके हिसाब से सर जो उन्होंने रिकमेंड किया कि ये लागू होना चाहिए सर। आपका हिसाब क्या कहता है? सर मेरा हिसाब मानता है सर इसको लागू कर देना चाहिए। इसमें ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? इसमें सर सबसे ज्यादा बेनिफिट महिलाओं को मिलेगा सर। किस मामले में? जो डाइवोर्स हो गया, फिर उसके बाद जो एलिमनी का जो इशू आता है सर, उसके मामले में डाइवोर्स में एलिमनी में। ये सर जो चिल्ड्रन की अडॉप्शन में सर, और के अलावा और सर जो उनके राइट्स और लैंड है जो उसमें बेनिफिट मिलेगा।
तो वो तो सारी महिलाओं को हमारे हिंदू कोड बिल में मिला हुआ है। सर हिंदू कोड बिल में भी मिला हुआ है, तो लेकिन यहाँ भी यही बात है कि हाँ यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सर, जो मेरा मानना है। तो यूनिफॉर्म ही है, जब भी हिंदू अगर आपके मद्रास की हो चाहे हरियाणा की हो, यूनिफॉर्म ही है। सर जो मुस्लिम महिलाएं हैं सर उनको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अंकित, ये हरियाणा और पंजाब में जो स्टबल बर्निंग की समस्या है उसमें लगभग 30 से 35% की गिरावट आई है। क्या ये इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन है या इसके मूल कारण क्या है? सर गिरावट के मूल कारण सर दोनों पॉलिटिकल रीजन भी है, जो ग्राउंड लेवल पे सर जो किसानों ने काम किया सर वो भी है। स्टबल को सर कम किया गया है, और जो पॉलिटिक्स में सर जैसे इंसेंटिव दिए गए हैं सर किसानों को, अगर आप स्टबल नहीं दिलाओगे तो उन पर एक आपको कुछ इंसेंटिव देंगे सर। और दूसरा सर जो स्टबल का यूज कर रहे हैं सर, जो पराली का जो भूसा बनाने में यूज कर रहे हैं सर, उससे भी सर जो फार्मर्स को एडिशनल इनकम जनरेट हो रही है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसके बारे में कुछ बताओ। ये भी बताइए कि इससे फार्मर्स को कैसे बेनिफिट होगा। सर वन नेशन वन फर्टिलाइजर एक सिंगल उसकी ब्रांड होगी सर, जिसमें जैसे अभी तक जैसे डीएपी, यूरिया, ये डिफरेंट ब्रांड है सर। इसकी वजह से सर जो फार्मर्स को जो अलग अलग जो इनकी इनपुट कॉस्ट है सर, वो उसमें कमी आएगी सर। और जो उसकी डुप्लीकेसी है, जो मार्केट में सर डुप्लीकेट जो केमिकल फर्टिलाइजर मिलते हैं सर, उसकी में भी गिरावट आएगी। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में कुछ बताओ। सर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से अभिप्राय यही है कि जो हम आउटसाइड से रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रहे, जो हमें नेचर से मिल रहा है सर, हम उसी का यूज करके फार्मिंग कर रहे हैं सर। ठीक है। आज़ादी के बाद की अगर हम बात करते हैं तो भारत के इतिहास की ऐसी 3 चीजें बताइए जो आप बदलना चाहेंगे। सर तो 1962 में जो इंडिया चाइना बैटल हुआ सर, सेकंड सर 1975 की इमरजेंसी, और जो थर्ड सर जो राइट्स हुए थे सर जो 1984 में। ठीक है, थोड़ा भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, कोविड के पश्चात हमारी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी हुई है? अगर हम विश्व की मेजर इकोनॉमीज की बात करें तो उनकी रिकवरी में और हमारी रिकवरी में क्या अंतर रहे? सर हमारी जो रिकवरी है सर वो कैसे रिकवरी रही है सर, और सर वर्ल्ड की इकोनॉमी का सर मेरे को याद नहीं सर। ठीक है, तो वर्तमान भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बताएं, कुछ उसके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप बता पाए किस दिशा में जा रहे हैं? सर जो हमारा जो एक्सपोर्ट है सर, उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है सर, ड्यू टू यूक्रेन क्राइसिस, या फिर वर्ल्ड की जो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है सर, उसकी वजह से डिमांड में जो स्लम्प आया है सर, उसकी वजह से। सेकंड सर जो हमारा जो कैड है सर वो बढ़ रहा है सर। थर्ड सर अब पिछले 16-17 महीने में जो इन्फ्लेशन है सर वो पहली बार कम आई है सर, और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें सर हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सर अराउंड 6 to 7% के बीच में। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न अंकित, आप सिविल सेवाओं में क्यों आना चाहते हैं? सर सिविल सेवा सर इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ सर, क्योंकि ये मेरे को एक डाइवर्स वो देगा सर, अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल, और जो आई थिंक सर जो मेरा एक डिसीजन होगा सर वो एक लार्जर सोसाइटी में लार्जर इम्पैक्ट डालेगा, लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में सर पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। धन्यवाद अंकित। थैंक यू सर। अंकित, कोई ऐसा सब्जेक्ट या विषय जो हमने डैफ में से आपसे पूछने से रह गया हो तो आखिरी प्रश्न पूछ सकता हूं मैं आपसे, अगर आप बताएंगे? नहीं सर, तब हो गया। यस सर। तो धन्यवाद अंकित, आप कुछ समय के लिए प्रस्थान करें, फिर हम दोबारा बुलाते हैं। हाँ आओ अंकित, बैठो। तो अंकित बताओ पहले कि आपको कैसा लगा, आपने परफॉर्म किया? सर आई थिंक एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। कौन से क्वेश्चन आपके छूट वो गए? सर सीए वाला जो सर ने पूछा सर, CAA वाला गड़बड़ हो गया।
बाकी अंकित, हमें आपका जहाँ तक ओवरऑल पर्सोना है, आप अच्छे, मतलब पर्सनालिटी आपकी अच्छी है फिजिकल रूप से, और आप अच्छे वेल ड्रेस्ड हो, आप ब्राइट लगते हो काफ़ी, और काफ़ी सब्जेक्ट्स में आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। मैंने जो आपसे प्रश्न पूछे, वाटर स्केर्सिटी वाला, आपने जो स्टैंड लिया कि मैं उनको समझाऊंगा, वो अच्छी बात थी। और आपने गज़ल वाली बात भी अच्छी लिखी। 26 जनवरी पे भी गज़ल वो मुशायरा होता था, कवि सम्मेलन होता था लाल किले यस से, वो भी बंद हो रेखता भी होता गया। है, हैं? रेखता। हाँ, और कई चीज़ें होती थी। आपका आइडिया कि इस तरह और होने चाहिए, बहुत अच्छा है। एनवायरमेंट डेवलपमेंट का भी आपने जो एक बताया, दोनों का क्लैश, वो भी काफ़ी ठीक था। और कम्युनिकेशन आपका अच्छा था। स्पैन ऑफ नॉलेज को थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आपके हमारे 2 मेंबरान्स आपके अधिकतर सवालों के आज जवाब नहीं दे पाए। आप CAA का तो बोल रहे हैं, उसमें तो मैं देख रहा था आप जवाब दे रहे हैं, है ना। इस तरफ आपका हाथ थोड़ा तंग था, है ना। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों में भी शायद आपने, वो बताएंगे आपको क्या आपने, मेंटली आप अलर्ट थे। करंट अफेयर्स में थोड़े से कमज़ोर हो, उसको भी कर लो। एनवायरनमेंट साइंस के बारे में आपको बहुत ही गहराई से जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है आपने वो जो 3 इवेंट्स बताए, वो मुझे बड़े प्रभावित किए। ये तो 3 इवेंट्स इंडिया की हिस्ट्री को थोड़ा बदल देते, वो भी अच्छा था। इकोनॉमी में भी आपने पहला प्रश्न अच्छा नहीं दिया, दूसरा प्रश्न आपने जो इंडिया की इकोनॉमी का बताया। पर ग्लोबल क्यों नहीं पता था आपको? भूल गया था। अखबार नहीं पढ़ा? नहीं नहीं सर, भूल आज का अखबार पढ़ा? यस क्या कह रहा है अखबार? UN क्या कह रहा है इस साल ग्लोबल GDP कितना होगा? एक्चुअल सर वो याद नहीं। हाँ, तो याद नहीं तो सरसरी तौर पे देखते हो ना। तो अंकित, आपको मेहनत बहुत करनी है, है ना। मतलब केवल 1-2 प्रश्नों का सवाल नहीं है, बाकी हमारे और साथी मेंबरान बताएंगे। So Ankit, you have to work very hard, and whatever topics you had studied in your BSc Delhi University, that cannot be said that no question can come from there. Environmental science was with you. Yes. So simply taking the name of Mehta will not do. Mehta may have at least 5-6 leading cases besides Ganga, including the case of Shriram itself, Shriram Mills. So environment science, that was relating to Delhi itself, Delhi city itself. So take some interest, find out about environmental science. Okay. Then try to take some risk. If you have, someone has told you that you can duck the question, continuously ducking the question will create a very bad impression. Unless you are really sure that you have just not read any total washout, ऐसा नहीं होगा। पढ़ा है तो DU का प्रोडक्ट तो कैसे? एक्चुअली सर मेरा एनवायरमेंटल साइंस में ये स्पेशलाइजेशन नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ा तो, मान लो किसी ने नहीं भी पढ़ा है, तो जब IAS का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एनवायरमेंट साइंस थोड़ा तो मालूम करोगे, है कि नहीं? दैट्स ओनली दैट मच। सो if you have read somehow, then have you joined as assistant commander somewhere? सर ये मेरे से मिस्टेक हो गया था और मैंने इन्फॉर्म कर दिया सर, मैं ज्वाइन नहीं किया था सर, यहाँ पे नो करना था मुझे। नहीं, were you selected? नहीं सर, एक्चुअली मैं जो स्टार्टिंग जो सबसे पहला पोर्शन है वो गलत भर गया सर। हाँ, वही तो मैं सोच रहा, कर दिया क्योंकि रोल नंबर में 0 है ना, और IPS को भी सर मैंने ओपन नहीं कर रखा है। रोल नंबर में जब 0 है, इसका मतलब है कि परीक्षा नहीं दिया है या प्रीलिमिनरी क्लियर नहीं हुआ है। नहीं सर, मैं क्लियर हुआ था। हाँ। मेरा प्री भी मेंस भी। तो रोल नंबर मेडिकल याद नहीं था सर, तो 0 लिख दोगे। अच्छा, एनीवे, ओके। अंकित, यस, आप जब जिस देश में रहते हैं उसके बारे में, उसके आसपास के पड़ोसियों के बारे में आपको आना ही चाहिए। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आर्ट्स के हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, यहाँ के भी है ना। जब आप एक ऐसी सर्विस में आना चाहते हैं तो आपको ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। CA इतना सालों से, 2-3-4 साल से बात कर रहे हैं ना। CA का मेन है कि जो राष्ट्र या जो देश अपने को इस्लामिक देश
बोल चुके हैं Yes, अपने संविधान में, वहां से मुसलमानों को ये माना जाएगा कि उनका रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर कादियानी अहमदिया इनका होता है तो वो उनका इंटरनल मामला हो सकता है, yes, धर्म के मामले में नहीं हो सकता है, इसलिए वो मुसलमानों को छोड़ करके बोला गया है। ठीक है ना, सीएए के मामले में। उसी तरह से रोहिंग्यास के मामले में ह्यूमैनिटेरियन मामला, आपने बोला, ठीक बोला, आपने सही बोला, ह्यूमैनिटेरियन मामला है, और आपने अपनी राय भी दी कि बिल्कुल आपको नहीं लगता है, वो आपकी राय ठीक है कि उनको यहाँ वो करना चाहिए, तो उसमें ठीक है। लेकिन ये जो एलओसी और एलएसी का मामला है, इसमें भी आपको आना चाहिए जरा सा। ठीक है। एलओसी जो है वो जब लड़ाई हुई थी उसके बाद वो जहां पे अटक गए, ठीक है ना, जहां पे अटक गए, वो 1947 की बात है, वो समझे ना, वो 71 की बात नहीं है। 1947 वो इंडिया ने सीज फायर करवा दिया था बाई दी वे, वो तो फिर वहां जहां अटके उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कर, जहां जिसका कंट्रोल आ गया वहां तक हो गया, वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज होगी, तो वो वाली बात होगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का क्या मतलब है कि जहां जिसका जो जहां तक आया है, लेकिन उसमें बफर जोन भी है बीच में बफर जोन में, यानी कि कुछ ऐसा एरिया है जहां ना वो चाइना वाले आ सकते हैं ना हम जा सकते हैं। yes, उन्हीं में झगड़े भी चल रहे हैं, चाहे गलवान का हो, चाहे डेप्सन का हो, चाहे ये तवांग का हो, है ना, yes, वो झगड़े इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि वो जो लाइन है, अगर आप उसको इमेजिनरी लाइन मानते हैं अंकित, तो लाइन ऐसे फ्लोट करती है, समझ रहे हैं आप, ऐसे फ्लोट करती है वो लाइन। जैसे बीच में क्या हुआ, हमने कैलाश मानसरोवर से कई पहाड़ियां हमने कब्जा कर ली थी क्योंकि चाइना को हमको वहां से हटाना था, वो जो क्या लेक है ना एक वहां, पेंगोंग लेक से हटा, वो हट गए वहां से, तो हट गए तो फिर हम भी पीछे आ गए उसमें। तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है, ऐसे इमेजिन आप दिमाग में लगाइए तो ऐसे वेरी कर रही है। तो जहां जिसका एक्चुअल कंट्रोल अभी है एट प्रेजेंट, वो एक्चुअल कंट्रोल है, दैट एक्चुअल कंट्रोल वो चेंज भी हो सकता है, कल को सिचुएशन कल ही चेंज हो सकती है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एक ऐसी सिचुएशन है जो इतने सालों से एक ही जगह बनी हुई है, जिसमें झगड़ा चल रहा है कि हम कहते हैं वो हमारा है ना, जो कि कानूनन हमारा है भी, क्योंकि वो महाराजा हरि सिंह ने हमारे एक्सेशन में सारा का सारा हमको दिया है वो, तो उसमें तो ये आपको डिटेल में उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप सही कह रहे थे, बिल्कुल महिलाओं के, मुसलमान महिलाओं के अधिकार के लिए ज्यादा वो उसमें है, उसमें और भी रिसेंट आप पढ़िएगा, जैसे अभी हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने अभी 2-4 दिन पहले ही बोला है कि वो अगर 14 साल से छोटी लड़की की कोई शादी करेगा तो उसको पॉस्को एक्ट लगाएंगे, वो पॉस्को एक्ट लगा देंगे उसको, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इससे रिलेटेड आप पढ़िएगा, आपको जरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, डिटेल में पढ़िएगा, आपकी नॉलेज चाहिए, आप ऊपर जानते हैं, ऊपर सब जानते हैं, लेकिन जब उसमें खोजने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिर आप अटक जाएंगे, ठीक है, वो सिचुएशन ना आए इसलिए आप उसको पढ़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। किताब को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर मैं जब कम्युनिकेट कर रहा था तो कोई इनफॉर्मल वर्ड्स तो नहीं आ रहे, थोड़ा सा अंकित हमें हल्का सा ऐसा लगा कि आप कैजुअल हो रहे थे, और एक आध मेंबर साहब का ये कहना है कि आप थोड़ा जल्दी में थे। सो कैजुअलनेस को मैं आपको बताऊंगा कि जैसे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं आना सबसे इजी सवाल का आंसर है, नहीं आता है ना, लेकिन आपके कंडक्ट से लगना चाहिए कि आप मान लीजिए आप डीएम हैं जींद के और आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेके आता है, तो आप ये नहीं कह सकते पास भाई उनके पास जाओ, कुछ तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसा लगा था जैसे जो आता है वो मैं कर लूंगा, जो नहीं आता थोड़ी सीरियसनेस की कमी थी, बस यही था। और तो जो तुम कह रहे हो कि इनफॉर्मल वाला, बस वो इनफॉर्मेलिटी उसी रूप में ही दिख रही थी, बट अदरवाइज यू वर ओके। एक बैठने के लिए आप जैसे अभी बैठे हो ना, तो आप पीछे होके बैठना है ना, थोड़ा स्ट्रेट राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है। और कुछ सवाल? तो हमने आपको अंकित 60% दिए, आप 60%। तो आपका इंटरव्यू है 9 को, इससे पहले भी आपने कोई मॉक्स दिए हैं? कोई पहले यूपीएससी भी दिया है? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम है। तो मॉक्स में आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं? यस। आपको लग रहा है या आपको फीडबैक भी जो मिल रहा है वो बेटर मिल रहा है? सर ठीक मिल रहा है सर, जो मेरा
हाँ, तो अभी टाइम है, देखो 9 दिन 10 दिन भी बहुत होते हैं, और तुम्हारी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, तुम्हारा सब कुछ बढ़िया है ना। बस केवल आपको प्रश्नों को, अपने जो डैफ के जो प्रश्न हैं उनको निकाल निकाल के लिखो, उसके सवाल के जवाब बनाओ और उनको याद कर लो, पढ़ते रहो, है ना। तो क्या है कि उस समय जब पूछेंगे तो अरे ये तो मैंने लिखा था, एकदम से आपकी ना मेमोरी विंडो खुल जाएगी, बजाय इसकी कि आप दिमाग लगा रहे हो। और एक चीज ध्यान रखो कि जो भी चीज है, जुडिशियल प्रेसिडेंसेस आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं, तो गवर्नेंस में जुडिशियल इतनी आ गई है कि काफी पॉलिसीज उन्हीं से तय हो रही है, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू यू अंकित, डू वेल।